हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। शून्य पीसीएस परिवार की ओर से आप सभी लोगों के लिए ये बीपीएससी की स्पेशल क्लास है। ऑल एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस बीपीएससी एग्जामिनेशन, उनकी इस परीक्षा में या उनके कह सकते हैं इस प्रिपरेशन में शून्य पीसीएस का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सो आज की इस क्लास में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली आज हम इस क्लास के माध्यम से इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से कहाँ से सवाल बनते हैं या इस टॉपिक के कौन-कौन से डायमेंशंस जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उन सभी बिंदुओं को हम जो है इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भारत में जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। दैट इज़ जुडिशियल सिस्टम में भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर कोई है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसको हम जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। दैट मीन्स ये आखिरी मौका है, जहाँ पर जो भी निर्णय आएगा, उस निर्णय को आपको मानना पड़ता है। ठीक है? एंड इट इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जिसके पास जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है। रिव्यू करने की शक्ति भी किसके पास है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमने स्टार्ट में ही बोला कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे। सो अगर भारत की हम बात करें, तो इंडिया में हमें जैसे कि मालूम है कि इंडिया एक क्वाज़ी फेडरल स्टेट है, ठीक है? जहाँ पर एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद आपके क्या है लोअर कोर्ट्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या है इंटीग्रेटेड हैं। दैट मीन्स एक धागे में पिरोए हुए हैं ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट और सबसे निचले पायदान पे जो है उनको हम सबऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा हिस्ट्री हम जान लेते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया था। दैट मीन्स इसके पास पूरी पावर थी, फुल अथॉरिटी थी इसके पास। ठीक इसके बाद जो है 1861 में जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो है हाई कोर्ट्स यहाँ पर जो है क्रिएट किए गए और जो सुप्रीम कोर्ट्स थे यहाँ पर उनको जो है अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करता है फेडरल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट करता है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं होता है तब तक ये जो हाई कोर्ट्स हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में ये जो है सबसे टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे और 1935 के बाद जो है या 1935 एक्ट के द्वारा जो है फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया और इन फेडरल कोर्ट्स की पावर ये थी कि दे कैन सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरल स्टेट्स एंड हियर द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। सो ये जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के, इनके अपील को भी सुनने का काम कौन करता था? फेडरल कोर्ट करता था। एंड फाइनली जब हम आजाद होते हैं तो 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो है स्टैब्लिशमेंट कर दी जाती है। दैट इज फर्स्ट सिटिंग पहली बार होती है। तो ध्यान में रखेंगे इन फैक्ट्स को। अब एज एन एस्पिरेंट आपको जो है संविधान को भी ध्यान में रखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या प्रावधान है? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कहाँ आएगा? पार्ट 5 में आएगा, ठीक है? अनुच्छेद की बात की जाए तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि एट प्रेजेंट राइट नाउ देयर आर 32 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान स्थिति में एट प्रेजेंट 32 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या है? तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो दिल्ली में है।
अब मैं आपसे ये कहूँगा एज़ अ सीरियस एस्पिरेंट आपको क्या अनुच्छेद भी मालूम होना चाहिए कि भाई संविधान में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में होगा। तो आर्टिकल 130 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो ही कैन डिसाइड और ही कैन अपॉइंट प्लेसेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, चीफ जस्टिस के पास पावर है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब बिफोर वी गेट इनटू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फॉर अंडरस्टैंडिंग जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसके बाद जितने भी जजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। तो ये जो है नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग आवर क्लास। इस क्लास में हम इस बात का जो है उल्लेख करेंगे, ठीक है। अब जहां पर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो चीफ जस्टिस की बात की जाती है, सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इनकी अपॉइंटमेंट हम करें या इनके अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरफियरेंस, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ही विल कंसल्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो देखिए फाइनल अपॉइंटमेंट यहाँ पर किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट जब ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू कंसल्ट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अगर उनको लगता है तो ही विल ऑल्सो कंसल्ट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अ, अब इसके लिए प्रावधान की बात की जाए कि भाई जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ है, तो आर्टिकल 124 इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपॉइंटमेंट अगर प्रीलिम से पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हम अदर जजेस की बात करेंगे, तो जब चीफ जस्टिस की बात हो रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को। लेकिन जब अदर देन सीजीआई की बात होगी तो वहां पर प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेंगे, ही विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही में डीम नेसेसरी। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट फाइनली तो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंसल्ट वो जरूर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात कर ली जाए कि भाई अगर मान लीजिए जजेस की जब अपॉइंटमेंट हो रही है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होगा, किसको जो है आप जो है जज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की जब हम बात करेंगे तो अगेन कंसर्न आर्टिकल विल बी 124। तो यहाँ पर जो कंसर्न आर्टिकल है वो आर्टिकल है 124, 124 में ये प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पर आर्टिकल 124 क्लॉज 3 क्या कहता है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। ये जो निम्नलिखित जो है क्वालिफिकेशन है उनमें से पहली है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो दूसरी क्वालिफिकेशन है कि या तो आपने हाई कोर्ट में 5 वर्षों के लिए क्या है जजशिप की हो, दैट मीन्स यू हैव बीन अ जज इन अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, देन यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। और यहां पर देखिए क्या है और है, दैट मीन्स अगर ये क्वालिफिकेशंस आप पूरी नहीं करते हैं तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी हाई कोर्ट में आपने 10 साल तक क्या की हो, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। यहां पर क्या है 10 साल तक कहां पर प्रैक्टिस की हो, हाई कोर्ट में। लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस यहां पर काउंट की जाएगी। और उसके बाद भी क्या है और, दैट मीन्स इसके अलावा शर्त क्या हो सकती है कि आप एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैं इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी सूरत में भी आपको क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब सपोज दैट आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ओथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी इस पद की, ठीक है। तो यहां पर ओथ का प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। अब यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि ये ओथ सेरेमनी कौन कराता है, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको ओथ कौन दिलवाता है, ये ओथ उसको कौन दिलवाएगा। तो यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट जो है
भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल and he will make sure the judge of the Supreme Court takes oath. Suppose that president available नहीं है, suppose that अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या है, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट समवन फॉर दिस पर्पस। तो ऐसी सूरत में जो अगर प्रेसिडेंट महोदय नहीं है, तो वो अपने बिहाफ पर किसी को अपॉइंट करके जाते हैं एंड दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओथ सेरेमनी। तो ये ध्यान में रखिए, कई बार ये जो है सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं, टेन्योर की बात कर लेते हैं कि भाई टेन्योर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो यहाँ पर देखिए, टेन्योर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स एनी टेन्योर फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ही कैन होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो अधिकतम एज का एक क्राइटेरिया है कि अधिकतम आपकी एज क्या होगी, 65 वर्ष की होगी, ठीक है। सेकंड है, ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मींस अगर एक बार आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सपोज आपका काम करने का मन नहीं है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस कर सकते हैं और आप जो है अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं। तीसरा क्या है, जज ऑफ सुप्रीम कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। और इसके लिए क्या है, पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन जाएगी, उस रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट आपको आपके पद से हटा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शन की बात कर लेते हैं। उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात हमने प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में भी बात की थी कि राष्ट्रपति को अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जहां उनको लगता है कि किसी मौके पर उनको सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो ही हैज द राइट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 में क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ही मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है एडवाइस देता है। पहला है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसा कोई प्रश्न, लॉ का, विधि का कोई प्रश्न जिस पर जो है प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है कह सकते हैं एडवाइस मांगी जा रही हो, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस कर सकता है। सेकंड है ऑन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी कोवेनेंट्स एंड एंगेजमेंट। दैट मींस कि संविधान के लागू होने से पहले की कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की वजह से कोई डिस्प्यूट अब अराइज हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, ही कैन आस्क एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये केवल और केवल 2 ही सूरत है जहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में आजकल जो प्रश्न का इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही कंडीशन में कहां बाउंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है एडवाइस देने के लिए। नया ट्रेंड जो यही है, ठीक है। दोनों ही सूरतों में एडवाइस दिया जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन नंबर 1 है, यहां पर क्या है, मे का शब्द इस्तेमाल किया। दैट मींस यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो चाहे तो एडवाइस करे या चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से। लेकिन सेकंड जो कंडीशन है, इस सेकंड कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करना पड़ेगा, यहां पर एडवाइस देनी ही पड़ेगी। यहां पर एडवाइस देना क्या है, मैंडेटरी है। दैट इज इन सेकंड सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोनों ही सूरतों में जो एडवाइस दी जाएगी वो कहीं से भी जो है बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो ये जो एडवाइस दी जाती है उसका नेचर कैसा है, इट इज नॉन बाइंडिंग। दैट मींस एडवाइस आपको की है, फाइनल डिसीजन किसका होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहली बात, जो भी जजमेंट प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं
उनका क्या है रिकॉर्ड बना के रखना है। और रिकॉर्ड क्यों बना के रखना है? क्योंकि ये आगे भविष्य में इनका इस्तेमाल किया जा सके एज एन एविडेंस, ठीक है? तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडली, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने कंटेम्प्ट के लिए आपको पनिश भी करने का शक्ति रखती है। दैट मीन्स अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया तो उस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट के लिए भी आपको जो है सजा दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर आपको 6 महीने तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 20,000 रुपए का 2,000 रुपए का फाइन या दोनों, दैट इज 6 महीने की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना, दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इस कारण से या ये दो कंडीशंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। कहां पर इसके बारे में चर्चा है? आर्टिकल 129 के में इसकी चर्चा की है। ठीक इसी क्रम में हम बात करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। यहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर की, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये इसका वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 137 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब क्या है कि रिव्यू करना क्या है कि मान लीजिए किसी ने कोई काम किया है और आप उसको क्या है फिर से रिव्यू करिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर है बेसिकली क्या है कि जो हमारे जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं, जब वो नियम कानून बना रहे हैं या एग्जीक्यूटिव जो है जब वो अपना फंक्शनिंग कर रहा है, तो उस समय उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने की जो पावर है उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मींस एग्जांपल के तौर पे दैट मींस जैसे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है? पार्लियामेंट ने अपने लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल किया और कोई कानून बनाया। अब इस कानून की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चेक करने का जो पावर है उसी को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। अब कहेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो नियम कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है? इस प्रश्न को ही हम क्या कहते हैं या इस शक्ति को हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? मान लीजिए अगर जो नियम कानून बनाए गए हैं संविधान की जो विचारधारा है या जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ जाके कानून बनाया गया है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर देती है। जिसका मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर नियम कानून को अब जो है सरकार जो है इन्फोर्स नहीं कर सकती है या उस कानून का जो लीगल वजूद क्या है एकदम जीरो है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है? तो ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमें क्या करना है? हाई कोर्ट्स को भी पढ़ना अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई कोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है कहाँ पर? राज्य की या राज्य के लेवल पर, दैट मीन स्टेट के लेवल पर। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जुडिशियल बॉडी क्या है? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है? तो दैट मीन्स ये जो हाई कोर्ट्स हैं इनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? वो कोइंसाइड करता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट से। दैट मीन्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीन क्षेत्राधिकार। तो जो यूपी की भौगोलिक सीमा है वही उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की भी क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। दैट मीन्स जो भी मामले उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं में होंगे उन्हीं के बारे में जो है उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो संज्ञान ले सकता है। इसके बाहर कोई भी घटना होगी तो उसके बारे में संज्ञान लेने की अथॉरिटी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के पास नहीं होगी। ये इसी को हम कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है? जैसे संख्या बल की बात करें, हाई कोर्ट की संख्या बल के बारे में बात करें तो देखिए संविधान ने किसी भी हाई कोर्ट के जजेस के नंबर को फिक्स नहीं किया है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे। दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज टोटली फ्लेक्सिबल। उसके ऊपर क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट के साथ मिलकर वो जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की कि भाई अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, तो अगेन वी विल सी दैट इन केस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पर क्या होंगे? चीफ जस्टिस होंगे और यहाँ पर क्या होंगे? हाई कोर्ट जजेस होंगे, ठीक है? तो दो तरह के यहाँ जजेस होंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति की बात आएगी तो यहाँ पर उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट करेंगे तो ही इज गोइंग टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट
एंड गवर्नर ऑफ दैट हाई कोर्ट, इन तीनों लोगों के साथ जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो है हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट होगी। अब यहाँ पर उनके टेन्योर की बात कर ले तो अगेन टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो क्या है, 62 ईयर्स है, कि हाई कोर्ट का जो जज होगा ही कैन बी देयर इन ऑफिस फॉर 62 ईयर्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए उनको रिजाइन करना है तो अगेन दैट रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है, और जो प्रक्रिया है वो सेम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेम प्रोसेस अप्लाई होता है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर एडिशनल है कि ही कैन वेकेट हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए एलिवेट हो गया, आप हाई कोर्ट के जज थे और आपका क्या हुआ, प्रमोशन हो गया, अब नाउ यू आर अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा सिचुएशन है जहां पर क्या है, हाई कोर्ट में जजेस की रिक्ति जो है क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लें कि भाई हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पर पहली क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज कि ही मस्ट बी व्हाट यू कैन से सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हाई कोर्ट का जज के अपॉइंटमेंट के लिए पहली सूरत और पहली कंडीशन है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि एटलीस्ट आपके पास 10 साल की क्या हो, जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, दैट मीन्स यू मस्ट हैव वर्क एज अ जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड दैट टू फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक आपने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, या और आपने क्या किया हो, 10 साल की वकालत की हो, कहां पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ओथ की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से ओथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होगा, राज्य का जो राज्यपाल होगा, ही इज गोइंग टू कम एंड ही इज गोइंग टू टेक द और ही विल बी प्रेजेंट इन द ओथ सेरेमनी। यहाँ पर अगर कंसर्न आर्टिकल की बात करें तो 219 जो आर्टिकल है, इट स्पीक्स अबाउट द ओथ सेरेमनी ऑफ द हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो हाई कोर्ट जज के ओथ सेरेमनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन रहेगा, तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट, ही विल कम एंड ही इज गोइंग टू बी ही विल मेक श्योर कि दैट कि जज ऑफ द हाई कोर्ट ही टेक्स ओथ। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, सपोज दैट गवर्नर महोदय अगर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ ही इज नॉट अवेलेबल, सो इन सच अ सिचुएशन ही विल अपॉइंट समवन। दैट मीन्स अगर गवर्नर नहीं मौजूद है तो अपनी गैर मौजूदगी में वो किसी और व्यक्ति को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कम एंड ही विल मेक श्योर दैट दैट ओथ इज बीइंग डिलीवर्ड टू द हाई कोर्ट जज। इस बात को ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस जो है दोनों लोगों के ऊपर है, दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके ऊपर भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस है कि भाई वंस यू आर देयर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी है कि जो कोई भी हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, he shall not plead or act in any court before any authority in India except the Supreme Court of India और अदर हाई कोर्ट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में आप हाई कोर्ट जज थे, यू वर देयर एज अ हाई कोर्ट जज, तो आप उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा किसी अदर हाई कोर्ट में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन विच इज देयर। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो एंटायर रिस्ट्रिक्शन है कि आप कहीं पर भी जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, होप यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।